हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम तैयारी करेंगे जीआईसी लेक्चर आर, जो कि आपके एग्जाम है गृह विज्ञान की। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपडेटेड है जीआईसी से, जीआईसी लेक्चर आर करके, तो आप लोग देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आपको नंबर 1 सबसे ऊपर ही मिलेगी देखने के लिए। और आज हम कुछ 100+ क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट, और आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। और इसी के साथ सबसे पहले तो आज क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी है। आज 30 अगस्त है, 2021 है। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सब की मनोकामना को पूरा करें, मेरी भी साथ में। जो हम सबका टारगेट है वो हमें दें। हम कर्म कर रहे हैं, हमें हमारा फल हमारे कर्म के अनुसार दें, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, हमारा कर्म क्या है? पढ़ना। मेरा कर्म है पढ़ाना, पढ़ना आपका कर्म है पढ़ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना कर्म, और भगवान के ऊपर क्या छोड़ देते हैं, अपने फल को छोड़ देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश थे खारवेल, वो किस वंश से संबंधित थे? देखिए, ये चेदी वंश से संबंधित थे। अब ये चेदी वंश, राष्ट्रकूट वंश, आपके चालुक्य वंश, चालुक्य वेंदी, चालुक्य वातापी, ये मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मतलब टफ भी है। थोड़ा सा मैं ये कहूँगी टफ भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, है ना। और 40 मार्क्स का तो आपका जीएस आने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है मैं अब आपको बता देती हूँ। तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे, ये आपके चेदी वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। चेदी वंश से रिलेटेड थे। इनके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ये आपके बहुत महान सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। अभिलेख आप समझते हैं, मतलब जैसे अशोक के अभिलेख मिले थे, अशोक महान सम्राट थे, उनके अभिलेख मिले थे। जैसे कि पत्थर पे कुछ गड़वा के लिखवा दिया, है ना, तो वो हस्त अभिलेख हो, मतलब लिखे हुए अभिलेख। जैसे मतलब किसी भी चीज पे, जैसे गुफा पे लिखवा दिया तो आपके गुफा अभिलेख हो गया, दीवार पे लिखवा दिया तो भित्ति अभिलेख हो गया, स्तंभ पे कोई चीज को मतलब ठुक ठुक करके लिखवा दिया तो वो स्तंभ अभिलेख हो गया। जैसे अशोक के स्तंभ अभिलेख मिले हैं, तो एक हाथी गुम्फा एक अभिलेख है, ठीक है। तो उस पर जो है खारवेल के बारे में, मतलब उससे जानकारी मिलती है खारवेल की, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके राज्याभिषेक के बारे में, उनके राजा होने के बारे में, उन्होंने 13 वर्षों तक कैसे शासन किया, उसकी घटनाओं के बारे में विवरण दिया हुआ है। पहले क्या था, पहले कुछ पेन पेंसिल तो था नहीं, पेपर तो था नहीं, तो किसी भी नोट, मतलब इंपॉर्टेंट नोटिस को या किसी भी राजा की जानकारी को कैसे लिख देते थे? खोद खोद के ना, जैसे खुदाई कर करके लिख देते थे दीवारों पर या गुफाओं पर या आपके स्तंभ पर। तो ये सब अशोक ने स्टार्ट करवाया था, है ना। तो ऐसे इस अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो ये कलिंग के नरेश थे। और कलिंग तो आपको पता है, अशोक के जीवन में कलिंग जो युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने किसकी नीति अपना ली थी? धम्म की नीति अपना ली थी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। फिर अपने बच्चे महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था, है ना। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अब मैं कहाँ पर आपको बता रही हूँ ये चीज़। तो कलिंग नरेश हैं। ये कौन है? कलिंग नरेश खारवेल, जो कि चेदी वंश के शासक थे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, मतलब उनके जीवन के अंतिम समय उन्होंने कहाँ बिताया था? तो उन्होंने वैशाली में बिताया था। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं आपके, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, उनके उपदेश को क्या कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं भगवान बुद्ध से, भगवान जैन से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। और आप लोगों को पहला वीडियो पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शेरशाह, शेरशाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना है। ये सूर वंश के शासक थे, सूर वंश के। एक तरीके से कह लीजिए ये द्वितीय अफगान वंश था, क्योंकि ये मुगल वंश तो थे नहीं। मुगल वंश के शासक कौन थे? हुमायूं। हुमायूं को इन्होंने जो है भारत से भगाया था। और ये अफगान वंश था, द्वितीय अफगान वंश। पहला अफगान वंश था जो आपके दिल्ली डायनेस्टी में था, लोधी वंश। वो पहला अफगान वंश था। जो लोधी थे वो अफगानी थे।
तो उसी में ये बच गए थे। बाबर ने आके जो है इब्राहिम लोदी को मारा था और फिर बाबर ने जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया था भारत में। तो पहले जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर का इब्राहिम लोदी से। फिर दूसरा युद्ध हुआ उनका खानवा का, जिसमें उन्होंने जिहाद का नारा दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर ने जो खानवा का युद्ध हुआ था जो राणा सांगा के साथ हुआ था, उसमें उन्होंने जिहाद का नारा दिया था, है ना। फिर उनका चंदेरी का युद्ध हुआ है शायद मेदनी राय से, और फिर घाघरा का युद्ध हुआ है। ऐसे समथिंग उनके युद्ध हैं। बाबर के 4 मेन युद्ध हैं जो मेन है। उससे पहले भी वो युद्ध कर चुके थे लेकिन बाहर करा था। भारत में मेन 4 युद्ध करे थे, पानीपत का, खानवा का, और आई थिंक एक चंदेरी का है, और एक शायद आपकी ये लास्ट में है घाघरा का युद्ध। और फिर वो मर गए थे 1530 में। उसके बाद हुमायूं उनका बेटा बैठा था। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने मतलब बैठने ही नहीं दिया था चैन से। शेर शाह सूरी ने इन्हें भगा दिया था। जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया शेर शाह सूरी ने, तो इन्होंने सूरी वंश के थे ये, और द्वितीय अफगान वंश कहा जाता है। तो द्वितीय अफगान वंश अगर आपसे पूछा जाए तो वो सूर वंश था, जिसके राजा थे शेर शाह सूरी। शेर शाह ने उपाधि मिली थी, इनका नाम कुछ और था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, फिलहाल जब ये मर गए थे तो वगैरह का कुछ गोला फट गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में हुमायूं दोबारा आया है भारत में, ठीक है ना। तो इनका जो मकबरा है, इन्हें दफनाया कहाँ गया था, तो सासाराम में। कहाँ दफनाया गया था, सासाराम में, ठीक है, जो कि बिहार में है। और इनका मकबरा जो है वो अफगान स्थापत्य कला का एक बहुत शानदार नमूना माना जाता है। और बिहार में ही बच गए थे कुछ अफगानी, वहीं से ये उठे थे शेर शाह सूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की जो है जो पदवी है वो कहाँ धारण की थी। तो मैंने जैसे आपको बताया, बाबर जो था उज्बेक से आया था, जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री है ना। आपने अगर वर्ल्ड मैप देखा है तो मिडिल ईस्ट कंट्री को देखिए, जिसमें आपके ये आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो आते हैं ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, ऐसे ये जुड़े हुए हैं सारे के सारे। इधर साइड में ईरान, इराक हो जाता है। तो जब आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में उज्बेक ही था, जो बाबर थे उज्बेक से आया था। तो इन्होंने जो है पादशाह की पदवी कब धारण करी थी बाबर ने, तो इन्होंने फरगना में जो है शासन किया था। और मैं आपको बस बता देती हूँ कि उन्होंने जब काबुल की ओर रुख किया, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे, तो काबुल भी जीत लिया था। अभी आप काबुल का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, लेटेस्ट अफगानिस्तान में सुन रहे हैं ना। काबुल एयरपोर्ट पे दंगे हो रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ पर मतलब जो बेचारे लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, तालिबान ने अटैक कर रखा है। अभी लेटेस्ट काबुल की ही आप न्यूज़ सुन रहे हैं। तो काबुल जो है, काबुल में आके जो है बाबर ने, जब काबुल में आ गया था, काबुल को जीत लिया था, उसके बाद बाबर ने जो है पादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और जब इसने भारत में पानीपत का युद्ध लड़ लिया, उसके बाद जब इसने खानवा का युद्ध लड़ा था जिसमें राणा सांगा को हराया था, जिहाद का नारा दिया था, उसके बाद इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, गाजी की, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। तो ये काबुल अभी लेटेस्ट अभी एक रामसर संधि हुई है। रामसर साइट्स, 4 रामसर साइट्स घोषित की गई हैं भारत में। लेटेस्ट अभी कुछ 10-15 दिन पहले की बात है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें आई थिंक गुजरात में है 2 या 2 राजस्थान में, से 4 हैं साइट्स। रामसर साइट समझते हैं ना आप, जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे, उससे रिलेटेड है रामसर संधि। तो मतलब रामसर संधि जो है वो रिलेटेड ही किससे है, वो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वो आप पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन 110% आएगा, क्योंकि अभी 4 जो हैं रामसर साइट्स भारत में नई घोषित की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। मतलब पहला इन्होंने, किसने बोला इसे कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, पहली जो है फ्रीडम लड़ाई लड़ी गई थी, किसने बोला ये चीज, तो ये वीडी सावरकर हैं। उन्होंने अपनी बुक में बोला था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो 1857 की जो वॉर हुई थी, 1757 में जो है अंग्रेजों ने जीत लिया था भारत को, और पूरे 100 साल के बाद 1857 में भारत से पहली लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जो आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। इसमें क्या नहीं था, इसमें एक तो मतलब देशभक्ति की भावना नहीं थी, जिस वजह से ये युद्ध बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब अंग्रेजों को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। बट इसका एक लोगो था,
1857 की क्रांति का एक लोगो था। और इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी का, आप इसका मुझे आंसर कमेंट करेंगे, इनका लोगो क्या था। जैसे लोगो समझते हैं ना आप, कुछ ना कुछ लोगो बना देते हैं ना, इनका एक लोगो था, एक सिंबल था, उसका नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। 1857 की क्रांति का सर्च वर्च नहीं करना है, अगर आता है तभी आप बताएंगे, ठीक है। तो किसने बोला है? वीडी सावरकर जी ने बोला है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने इस विद्रोह को प्लान्ड फ्रीडम मतलब फ्रीडम फाइटिंग की संज्ञा दी है कि पहला जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था ये, ठीक है, पहली लड़ाई कहा है वीडी सावरकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है अपना पहला जन भाषण जो है आपके 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। फरवरी में 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा जो संविधान बना है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है ऐसे कि जो संविधान है वो, मतलब मैं क्वेश्चन ऐसे बता नहीं सकती, लेकिन मतलब कब से बनना स्टार्ट हुआ, कौन सी सिफारिश पे बनना स्टार्ट हुआ था, तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उससे। तो इसको मतलब इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है आपके वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, ठीक है। इसका जो नेतृत्व किया था आपके वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो है वो आपके 24 मार्च को आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 24 मार्च 1946 को आया था और इसके अध्यक्ष जो थे, भारत में मंत्री थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और उसमें दो और सदस्य थे, एक का नाम था क्रिप्स, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के, और कब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ आपको पढ़ना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? काकोरी कांड आपको पता है जो हुआ था आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। और इस घटना में जो है 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सब पर मुकदमा चलाया गया था। इन्हें फांसी दे दी गई थी, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? यूपी में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। बहार एक कैसी प्रसिद्ध प्रजाति है? किस चीज की प्रजाति है? तो बहार जो है वो आपके अरहर दाल की प्रजाति है। अरहर, जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं बहुत जगह, अरहर दाल की प्रजाति है। एक्चुअली मैं चाय पी रही हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील, ये आपके केरल की झीलें हैं, ठीक है। केरल की ये 3 बहुत मुख्य झील हैं, वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुड़ी झील, जिसमें पेरियार झील पे तो आपके वो भी बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेम्बनाड जो है आपके ये केरल की झील है, जिसमें आपके, और तमिलनाडु में है आपके पुलिकट। तमिलनाडु में कौन सी है? पुलिकट, जो कि आपके उस पे बनी हुई है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे बनी हुई है। और एक झील आपसे और पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, लोकटक। कौन सी पूछी जाती है? लोकटक। ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन में आपको 5-5 क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे हम 100+ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। निम्नलिखित में से आपके पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत मतलब प्राइमरी सोर्स क्या है? तो आपको पता है ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स तो सन है ना। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। जबकि इसकी संकल्पना मतलब इसके बारे में बताया किसने था कि ये इकोलॉजिकल सिस्टम है, कोई इकोसिस्टम है, इसको बताया था एजी टांसले ने। किसने बताया था? एजी टांसले ने। ये पूछा जाता है एनवायरनमेंट में क्वेश्चन,
तो प्राइमरी सोर्स तो क्या है, हमारा सन है ना। प्राइमरी सोर्स हमारा सन है एनर्जी के लिए। एनवायरमेंट में पारिस्थितिकी शब्द आपसे पूछा जाए, ये शब्द किसने सबसे पहले यूज किया, तो अर्नेस्ट हैकल। किसने यूज किया, अर्नेस्ट हैकल। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना मतलब इसके बारे में बताया किसने, तो टांसले ने बताया। किसने बताया, टांसले ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल, देखिए पोंगल जो है वो आई थिंक तमिलनाडु का त्योहार है आपके, क्योंकि केरल का ओणम है और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। एक बार आप भी एक बार देख लीजिएगा, ये पोंगल त्योहार जो है वो आपके तमिलनाडु का है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और केरल में आपके ओणम होता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे तमिलनाडु का ही है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, अभी बताया मैंने आपको, अभी लेटेस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन करा है जिसमें वीडी सावरकर जी की बात करी थी हमने। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आपसे कैसे पूछा गया है कि ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक किसकी लिखी हुई है, वीडी सावरकर जी की लिखी हुई है। इन्होंने इसमें क्या बताया है, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। किसने बोला है, ये आपके, ये जो है आपके वीडी सावरकर जी ने बोला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, आपको पता है, मैं अनिश्चरवादी क्यों हूं। भगत सिंह ने कौन सी लिखी है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। सुभाष चंद्र बोस ने आपके लिखी है इंडियन स्ट्रगल, और इसके अलावा हाँ, और सुभाष चंद्र बोस की हो गई आपकी इंडियन स्ट्रगल, और भगत सिंह की है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, और जीएन जो नटेशन है इनकी है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल, और एड्रेसेस है ऐसे करके है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, ये इनकी पुस्तक है जीएन नटेशन की। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीयों की पहली जो है स्वतंत्रता, मतलब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों करी थी भारतीयों ने लड़ाई इंडिपेंडेंस के लिए, 1857, ये वीडी सावरकर की है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। भगत सिंह की कौन सी है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दालों का सबसे बड़ा जो है उत्पादक कौन है। भारत में दाल सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है आपके उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश आपके तीसरे नंबर पे। सबसे पहले आपके आता है मध्य प्रदेश, और सोयाबीन का भी जो है वो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित आपके नहीं है, मतलब एयर पॉल्यूशन से संबंधित नहीं है। स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आपके वायु प्रदूषण से नहीं बल्कि जल प्रदूषण से संबंधित है। जब आपके जल में किसी भी तरीके से अननेचुरल तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, जिससे आपके जल की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। बाकी सब आपके एयर से संबंधित हैं, बल्कि यूट्रोफिकेशन नहीं है, इसलिए ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, जल प्रदूषण से। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आप ऐसे याद करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा, आपके लखनऊ में है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, ठीक है, उसके पद से हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है, मतलब पद से निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा आप हटा सकते हैं उपराष्ट्रपति को। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें आप कैसे हटा, मतलब उन्हें किस तरीके से हटा सकते हैं। तो संविधान का जो आर्टिकल है 67 खा, मतलब 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को जो है वो राज्यसभा, जो आपके संसद का सबसे ऊंचा सदन है, संसद के दो सदन है ना आपके, एक तो है आपके राज्यसभा और एक है आपकी लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा आपके स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा आपके अस्थायी सदन है, ये भंग हो सकती है। राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो
चुनकर जाते हैं, मतलब उसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती आपके, और लोकसभा में आपके जनता से वोटिंग होती है, तो आपको पता है ना। और सबसे ऊंचा सदन कौन सा है? राज्यसभा है, जिसमें 12 सदस्य जो हैं वो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, ठीक है। और ये जो 12 सदस्य हैं ये कला से, साहित्य से, विज्ञान से, इन क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा ऊंचा सदन है, तो राज्यसभा जो है इसको राज्य परिषद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राज्य परिषद। जैसे आपके अगर हम राज्य की बात करते हैं, किसी स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? विधान परिषद होता है, विधानसभा होती है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, विधान परिषद किसी भी राज्य का सबसे ऊंचा सदन होता है, और वो हर जगह है भी नहीं, सिर्फ 6 राज्यों में है विधान परिषद। शायद अब ज्यादा ना होगी, मैं अगर ठीक हूं तो 6 राज्यों में है विधान परिषद। तो ऐसे ही राज्य परिषद, राज्य परिषद जो है वो संसद का सबसे ऊंचा सदन है, ठीक है। तो ये जो है आपके राज्य परिषद या राज्यसभा के द्वारा जो है, आप ऐसे कोई भी प्रस्ताव आता है जिसके द्वारा आपके उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा, मतलब कौन सा अमेंडमेंट करके संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? आपके मूल अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं आप, पहले वो 7 थे, अभी कितने हैं? अभी वो 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आपकी लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो कौन सा संशोधन किया गया था? देखिए, संविधान में संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। कोई भी अगर चीज को बढ़ाना है या घटाना है तो सुधार किए जाते हैं। तो वो कौन सा, उसका एक नंबर होता है। मान लीजिए जो पहला संशोधन कब हुआ, ठीक है ना, तो ये होता है। तो आपके पहला संशोधन शायद आपके भाषा जोड़ी गई थी, आई थिंक 1952 में हुआ था पहला संशोधन। एम आई करेक्ट? मुझे ऐसे एकदम से मेरे भी दिमाग से उतर गया है। फिलहाल आपके इस समय कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? आपके 6 राइट्स हैं। 6 राइट्स आपको बिल्कुल ऐसे मतलब लर्न होने चाहिए। आप ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 15 जो पिक्चर बनी आयुष्मान खुराना है, जिसमें आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 इतने इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए सब। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था ये 44 मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बंदी बनाए गए व्यक्ति के, बंदी बना लिया गया है व्यक्ति को, और उसको जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा उसे किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो संविधान का अनुच्छेद 22, संविधान का अनुच्छेद 22 जो है वो बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी दशा में गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको मतलब संरक्षण प्रदान है, ठीक है। उसको किसी भी तरीके से आप वंचित नहीं रख सकते कुछ दशाओं में। तो ये अनुच्छेद 22 बताता है। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 15 रिलेटेड है कि विधि के समक्ष सब मतलब आप लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई किसी को भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 आपके अनटचेबिलिटी से संबंधित है, जिसे आप अस्पृश्यता या छुआछूत बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा है, तो आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 15 तो आपको पता ही है, आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उदारवादी अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था, या आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत की जो इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की आपके एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम जो है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र इसमें जो है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स जो हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण जो है अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1995 टू 1996 में हुई थी। ठीक है, और ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना हुई थी। अच्छा हाँ, इसकी स्थापना हुई थी आपके ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की जो स्थापना है आपके 1995 टू 1996 में की गई थी, और 1982 में हुआ था आपके नाबार्ड स्थापित। 1982 में नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है इसका संचालन करता है। ठीक है, अर्थ प्रबंध को कौन संचालित करती है? आपके नाबार्ड। क्लियर? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, दूर संचार के लिए प्रयुक्त किरणें कौन सी होती हैं? दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या आपके माइक्रोवेव। तो दूर संचार में जो है आपके सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, मतलब डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोलते हैं, और पर्ट्यूसिस हो गया आपके कुकर खांसी या काली खांसी, और टिटनेस के बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो यूरिक एसिड के जमाव के कारण जो है आपके शरीर में। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यूरिया कौन बनाता है? अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर कन्वर्ट करता है। यूरिया को बाहर कौन निकालता है? आपकी किडनी बाहर निकालती है फिल्ट्रेशन में, सब बताया था ना। लेकिन अगर आप जो है अगर आपकी किडनी ने मान लीजिए किसी भी तरीके से काम करना बंद कर दिया, यूरिन आपको कम बनता है या बहुत ज़्यादा बनने लगता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बनने लगता है, तब भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके ये जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है और गठिया नामक रोग होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, खारे पानी को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? जो मैंने आपको पहले भी कराया है, इसको उत्क्रम परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया है जो आपके समुद्र का पानी है वो इसी तरीके से फिल्टर किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, उत्क्रम परासरण। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, मतलब जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें क्या होता है? व्यक्ति को दूर की चीज दिखाई नहीं देती, मतलब उसकी जो रेज है वो निकट ही पड़ जाती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति को निकट की चीजें दिखाई नहीं देती, उसकी जो रेज हैं वो कहाँ चली जाती हैं? दूर चली जाती हैं, उसको पास की चीज दिखाई नहीं देती। जस्ट अपोजिट होता है, यही तो मैंने आपको बताया था। हाँ, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई नहीं देती और दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई नहीं देती, जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें कौन सा जो है लेंस यूज किया जाता है? तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल। ओके, नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिभिष्क्रमण के रूप में बोला जाता है? मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो जब इन्होंने घर त्याग दिया था, बुद्ध ने जब इन्हें घर इन्होंने छोड़ दिया था, इनके पुत्र हो गया था, इनकी शादी हो गई थी, लेकिन जब ये देख लेते हैं कि समाज में दुख है, इनका मन विचलित हो जाता है, तो ये घर छोड़ देते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, उनके गृह त्याग को। महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्ध की मृत्यु को बोला जाता है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त होना। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, मतलब महापरिनिर्वाण बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण बोली जाती है, और उनका गृह त्याग क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कितने कर्तव्य हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं? तो आपको पता है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और राइट्स कितने हैं? 6। नेक्स्ट, हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है, दलहन उत्पादन से संबंधित है, गेहूं उत्पादन से संबंधित है, या आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है? तो आपको पता है कि ये गेहूं उत्पादन से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए जो है भारत में गेहूं उत्पादन के लिए हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 67 में हुई थी। ठीक है, चलिए, और इसका जो अगर वर्ल्ड में पूछा जाए आपसे तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। ठीक है, क्लियर है? तो ये किसके लिए है? आपके गेहूं उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस थ्रू नापी जाती है? किसके थ्रू? तो डॉप्सन इकाई से नापी जाती है।
किससे नापी जाती है? आपके डाप्सन। ये डाप्सन इकाई किसको नापने के लिए है? ओजोन परत को नापने के लिए, ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए है। नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिकी का जनक जेनेटिक्स किसको बोला था, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जिन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के भरतपुर जिले में है। पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता था, अभी इसे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता है। पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता था। ये राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सांभर झील है, वो कहाँ है? सांभर झील भी आपके राजस्थान में है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं? देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें भारत की राज्यसभा की आपके उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अधिकतम कितनी हो सकती हैं? और मतलब ये आपको पता है, आपने पढ़ा है इसके बारे में कि अधिकतम कितनी हो सकती हैं? तो आपके अधिकतम संख्या जो है राज्यसभा सीटों की 250 250 हो सकती है। अभी प्रेजेंट में 245 है, जिसमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। भारत 12 सदस्य कौन चुनता है राज्यसभा में? राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें जो हैं 31 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के पास। महाराष्ट्र में 19 है, मध्य प्रदेश में 11 है, राजस्थान में 10 सीटें हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और कहाँ किया था? यह भी आपको पता होना चाहिए। जो पहला उनका एटॉमिक टेस्ट था, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है उसका कोड का नाम था इस्माइल बुद्धा। और कब किया था इन्होंने? 18 मई को 1974 में किया था। 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, मतलब पहला एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो किया था। उसका कोड क्या था? इस्माइल बुद्धा। कहाँ किया था? राजस्थान में किया था। किसमें किया था? जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था, ठीक है। और उसके बाद 1998 में, दोनों सन दी हुई हैं, 1998 में भारत ने अपना दूसरा करा था, दूसरा टेस्ट, जो कि सेम जगह से किया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर ही किया था। इसका बस कोड बदल दिया था, शक्ति 98 कर दिया था। क्या कर दिया था? शक्ति 98। पहले का नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। वो कब किया था? 18 मई 1974 को, ठीक है। और कहाँ से किया था? राजस्थान से किया था। उसमें भी कहाँ किया था? जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पर किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चला चुके हैं? तो पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान्स कब से बनना स्टार्ट हुए? जब भारत में संविधान लागू हो गया। 1950 में संविधान लागू हुआ भारत में। 1951 से जो है आपके 5 ईयर प्लान्स बनने लगे। तो 1951 से 15-6 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। तो अब तक जो है 12 पंचवर्षीय परियोजनाएं चलाई जा चुकी हैं, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना जो कि आपके 2017 तक रहा था। अब जो है 5 ईयर प्लान्स के जगह पर क्या आ गया है? योजना कमीशन की जगह पर क्या आ गया है? प्लानिंग कमीशन की जगह पर आपके नीति आयोग आ गया है, ठीक है। नीति आयोग समझ में आ रहा है ना, जो कि कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। और किसने बनाया था? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। क्लियर है? इसे समझ में आ रहा है? इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतने सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। योजना आयोग को समाप्त करते हुए अब नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अभी बताया मैंने आपको 1 जनवरी 2015 को, मतलब पहले न्यू ईयर पे। 2014 में उनकी सरकार आई है और 1 साल बाद उन्होंने 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया? योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको पता है 1997 में जापान का एक शहर है क्योटो, यहाँ पर विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब वर्ल्ड्स की जितनी भी आपके वर्ल्ड की जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो सब वहाँ पे देखे गए थे। और एक क्योटो प्रोटोकॉल बना था जो कि आपके UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड है, इन्होंने बनाया था। ये एक इंटरनेशनल समझौता है जो कि आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन किस में होता है? आपके पर्यावरण में होता है ना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? पर्यावरण से भी। पर्यावरण में भी किससे संबंधित है? आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ये एक इंटरनेशनल समझौता है जो किसके थ्रू किया गया था? UNFCC
CCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट देखिए, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? जो एसिड रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5-6 से कम होता है, ठीक है। ऐसी मतलब बारिश जिसका पीएच किससे कम है? 5 और 6 से भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है। जो आपके स्केल होता है अगर वो 7 से नीचे जा रहा है, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब वो एसिडिक होता जा रही है चीज, ठीक है, सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है। अगर ऊपर होता जा रहा है 8, 9, 10, तो इसका मतलब वो बेस है। क्या है? बेस है, क्षारीय होता जा रहा है। तो एसिडिक ऐसा पानी, ऐसी वर्षा हो रही है कि जिसका जो पीएच मान है वो 6, 5 से भी कम होता जा रहा है, मतलब ऐसी वर्षा कैसी है? एसिडिक है। तो ये किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होती है एसिड रेन। नेक्स्ट देखिए, सीएनजी क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है? निम्नलिखित में से आपके महात्मा गांधी जी का संबंध किससे नहीं है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जाएगा यंग इंडिया, नवजीवन, हिंदी स्वराज या बंदी जीवन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक के रचनाकार जो हैं वो सचिंद्र सान्याल थे, जबकि आपके यंग इंडिया, नवजीवन, हिंदी स्वराज पत्रिकाएं खुद महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित की गई हैं। और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये जो गुजराती भाषा में लिखी हुई थी, जो मतलब जो रियल है, इसकी ओरिजिनल है, वो गुजराती भाषा में लिखी हुई थी। क्लियर है? तो कौन सी नहीं है हमने बात कर ली? बंदी जीवन। बंदी जीवन महात्मा गांधी जी की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो हरे पौधे लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर में आते हैं, ठीक है। ग्रीन मफलर का मतलब है कि आप ऐसे हरे पौधे लगाइए जो ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें। बड़े बड़े हरे पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? नॉइस पोल्यूशन से, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। देखिए धान का खेत, जो धान का खेत होता है और जब जानवर इसमें जुगाली करते हैं तो बहुत ज्यादा मीथेन गैस का उत्पादन होता है, ठीक है। तो मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है वो आपके धान का खेत है। इसके अलावा कोयले की खदान होती हैं और घरेलू पशु, ये सब वातावरण में मीथेन को उत्सर्जित करने के लिए नेचुरल सोर्सेज माने जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इनमें से कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले की सूचना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर उन्हें उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? संसद का कोई भी सदन जो है वो महाअभियोग चला सकता है, ठीक है। इसकी जानकारी आपके आर्टिकल 61(2) में दी हुई है। लेकिन कब तक सूचना देनी होती है? तो 14 दिन। कितने दिन होते हैं आपके? 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित आर्टिकल्स में से कौन सा एक राज्य सरकार को, देखिए आपको पता है आर्टिकल में जो है आपके वो आते हैं, मूल अधिकार आते हैं, उसके बाद आपके DPSP आती है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। वो राज्य से ही संबंधित उसमें सारे आर्टिकल हैं कि एक राज्य को कौन कौन सी मतलब उनके कर्तव्य हैं, एक राज्य के उन्हें क्या क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टेट के, उसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो उसमें आता है आपके आर्टिकल 40 जो कि सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब है, ये इतनी बार पूछा गया है। और आर्टिकल 51 भी DPSP में ही आता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देखता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना। ऐसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 51 के अंदर आता है। और ये है किसमें? तो ये DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये भी 48 भी उसी में है DPSP, जबकि 32 आपके जो है ये उसमें आता है, मूल अधिकार में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति
के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, मतलब कौन आपके चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या आपके राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष जो है वो विपक्ष के किसी भी नेता को मनोनीत कर सकते हैं। लोक लेखा समिति जो है उसके अध्यक्ष के रूप में आपके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को मनोनीत किया जा सकता है। तो इसमें आएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? गायत्री मंत्र आपके कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिए गए हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट लिया गया है फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बना था ये। मोहम्मद बिन तुगलक बोल रही हूँ, हाँ है ना, मोहम्मद बिन तुगलक था, महमूद तुगलक था, मेरा खुद में कंफ्यूज हो गई। फिलहाल फिरोज तुगलक जो है आपके तुगलक वंश का शासक है। और दारुल शफा क्या था इसके अकॉर्डिंग? आपके फिरोज शाह तुगलक के अकॉर्डिंग दारुल शफा क्या था? तो ये एक आपके खैराती अस्पताल था, हॉस्पिटल था। क्या था? एक खैराती हॉस्पिटल। और ये एक ऐसा शासक था जिसने क्या लगाया था? गैर मुस्लिम के ऊपर जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? गैर मुस्लिम्स के ऊपर जजिया कर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ये बात किसने बोली है कि जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये भारतीय अशांति के जनक हैं, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। तो वैलेंटाइन चिरोल ने ये बात बोली है। किसने बोली है? वैलेंटाइन चिरोल, वी चिरोल ने ये बात बोली कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आपकी किसका आधार बनी? देश के विभाजन का आधार बनी। ठीक है, और ये योजना 3 जून योजना के नाम से भी जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही जो है भारत का विभाजन हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर बहुत डीप में है, लेकिन आपको मेंस अभी नहीं लिखना है। मेंस में जब लिखना होता है तो बहुत डीप में इसके अंदर लिखना होता है। माउंटबेटन योजना थी, किस पर आधारित थी, कैसे कैसे हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखेंगे देश के विभाजन के लिए योजना बनी थी। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क यार्न उत्पादित करता है? मतलब सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपके? तो सिल्क का प्रोडक्शन आपके सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आसाम में। सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है आपके। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी? भारत में प्रधानमंत्री PMJDY जन धन योजना आपके, इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने की थी, लेकिन इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 28 अगस्त 2014। और घोषणा उन्होंने कब कर दी थी? 15 अगस्त में लाल किले से कर दी होगी। 2014 को हाँ की गई थी। शुभारंभ आपका जो है 28 अगस्त 2014 को किया। इसके बाद आता है आपके क्वेश्चन, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपके नोएडा में है। कहाँ पर है? आपके नोएडा में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब स्टार्ट किया गया? तो ये कब स्टार्ट किया गया आपके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराई हुई भी है। तो आपके जनवरी, कौन सी जनवरी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया था। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2014 में वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद की सारी योजना उन्हीं से रिलेटेड है। तो जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को आपके क्या आया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई। नेक्स्ट देखिए, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो आपको पता है कुनैन का यूज जो है मलेरिया में किया जाता है। और ये क्या किस रूप में मिलती है? तो ये छाल के रूप में मिलती है। पेड़ की क्या है? ये छाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग क्या है? लौंग आपके क्या है? लौंग सूखे हुए फूल हैं। लौंग क्या है? सूखे हुए फूल हैं, पेड़ के सूखे फूल हैं, जो भी जहां से गांठें, पत्तियां, जड़ की गांठें नहीं, सूखे फूल हैं। ओहो, ये तो बड़ा ब्लर हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है संसद में, एक प्रश्नकाल होता है, एक शून्यकाल होता है। आपसे शून्यकाल पूछा है तो भारतीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसमें प्रश्नकाल की समाप्ति, ठीक है, और कार्यवाही जब स्टार्ट होने वाली होती है, कोई भी सूचीबद्ध कार्यवाही जो स्टार्ट होने वाली होती है, उसके बीच के समय को शून्यकाल बोला जाता है। और ये दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, इसलिए इसे शून्यकाल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोपहर के जो 12 बजते हैं ना तो वो दिन का टाइम होता है, ना वो आपके बहुत ज़्यादा शाम का टाइम होता है, बीच का टाइम होता है, इसलिए इसको शून्यकाल बोला जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इसमें आपके आंसर हो जाना चाहिए
ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इसमें, आपके ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बीच का जो टाइम होता है 12 बजे से 1 बजे तक का, उसे शून्यकाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जो है वो पवित्र स्थल निरंजना नदी पर बना हुआ है। तो देखिए बौद्ध पवित्र जो स्थल है आपके बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ है, वो निरंजना नदी के किनारे ही है। ठीक है, और पहले जो अब फाल्गु नदी है उसे पहले निरंजना नदी के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, चलिए अभी उसको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो बोध गया जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी और फाल्गु नदी दोनों उसी के नाम है। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, बताइए। भारत में आपको वोट देने का अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है? वो आपके सामाजिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या आपके प्राकृतिक अधिकार है, या आपके वैधानिक अधिकार है? वो आपके वैधानिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है। देखिए भारत आपके 12 स्केड्यूल हैं, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। मतलब सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कुछ आपके जो है पावर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई इस पे कानून ये बना सकता है, इस पे कानून ये बना सकता है, ये 7वीं अनुसूची बताती है। 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, जिसमें 7वीं अनुसूची शक्ति का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, जिसको आप बोलते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची होती है आपके सेंट्रल लेवल पे, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कानून बनाने का लॉ मतलब कानून बनाने का अधिकार होता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डिफेंस, जो हमारी डिफेंस है, जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, इसके ऊपर राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपके किसको अधिकार है बनाने का, सेंट्रल को, केंद्र सरकार को। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है। स्टेट के पास क्या आ जाता है, जैसे कि आपके पुलिस आ गई, स्टेट की पुलिस, तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे कॉन्क्रीट लिस्ट बोला जाता है, समवर्ती सूची बोला जाता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे ये दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और आपके स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे एजुकेशन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है 7वीं अनुसूची में, जिसपे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हुई है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट बच जाते हैं जो कि इन तीनों सूची में नहीं आते, तो उन्हें संसद क्या बना देती है, वैधानिक कानूनी अधिकार बना देती है। तो मत देने का अधिकार क्या है, आपके एक कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, वो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आता। और ये जो समवर्ती सूची है, आपको पता है ना, हमारा संविधान बोरो किया हुआ है। बोरो किया मतलब हमारा संविधान जो है अलग अलग देशों के संविधान से लिया हुआ है, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया। तो ये जो सूची वाला जो ये मतलब विषय है कि ऐसे सूची बना देनी चाहिए कि इतने विषय सेंट्रल में आते हैं, इतने विषय स्टेट में आते हैं, इतने विषय कॉन्क्रीट लिस्ट में आते हैं, ये लिया कहाँ से है, ये आइडिया किस देश से लिया गया है सूची बनाने का? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट सब लोग अगर नहीं देखते हैं, जो देखते हैं उन्हें पता है ऑस्ट्रेलिया मतलब नंबर 1 पे रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब कई बार, शायद 3-4 बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या रहता है, नंबर 1 पे रहता है, सूची में, लिस्ट में नंबर 1 पे रहता है। तो सूची जो है, ये जो समवर्ती सूची का जो है, केवल समवर्ती सूची, कॉन्क्रीट लिस्ट का जो आपके आइडिया है कि दो मतलब ऐसे सब्जेक्ट इसमें रखे जाते हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। ये आइडिया कहाँ से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, 12 अनुसूचियां पढ़ी होंगी, वही मेरी बात समझ पाएंगे, बाकी के ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट भी, अबुल कलाम आजाद आपके पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलन में से गांधी जी किस आंदोलन से रिलेटेड आपके नहीं है? बताइए, चंपारण आंदोलन है, नमक आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, या आपके स्वदेशी आंदोलन है? तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905, गांधी जी इससे नहीं जुड़े थे। ठीक है, ये आंदोलन कब चलाया गया था? जब बंगाल का डिवीजन कर दिया था, बंगाल को डिवाइड कर दिया था अंग्रेजों ने 1905 में, तब ये जो है आंदोलन चलाया गया था। तो इससे रिलेटेड नहीं है गांधी जी, स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, बाकी सब आंदोलन से गांधी जी रिलेटेड हैं, गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता नहीं थे? मैंने आपको बताया ना, एक उदारवादी दल था, एक गर्म दल था।
तो लाल बाल पाल ऐसे आप याद करेंगे गरम दल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद गरम दल के नेता नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, समझ में आ गया। आपको 9 और 11 दिसंबर याद रख लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 9 दिसंबर 11 दिसंबर। संविधान से रिलेटेड जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे मैम कहाँ बात कर रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बन गए थे 11 दिसंबर को। कौन? आपके राजेंद्र प्रसाद। और ये थे कहाँ से? ये बिहार से थे। आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय आपके कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल जो आपके सोलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई है। ठीक है, और ये इसका सचिवालय हरियाणा में है, गुड़गांव शहर में। ठीक है, क्लियर है? कहाँ पर है? भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जब दोनों के उससे की गई है आपके? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपके सी। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर ए ही होगा जब भारत और फ्रांस है। भारत में है, हाँ भारत में है, हरियाणा राज्य में है, तो इसका तो आंसर ए होगा। भारत, भारत फ्रांस के संयोग से है लेकिन है भारत में, हरियाणा राज्य में, गुड़गांव शहर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिसका नाम अब गुरुग्राम कर दिया गया है गुड़गांव का, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष की, मालविका अग्निमित्र कालिदास की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, सौंदरानंद अशुघोष की। इसमें से कौन सा जो है आपके सुमेल नहीं है, मतलब रचना इसकी नहीं है? जो कर्पूर मंजरी है वो हर्ष की नहीं है, मतलब हर्षवर्धन की नहीं है आपके ये, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। कर्पूर मंजरी जो है आपके वो गुर्जर प्रतिहार, जो कि आपके इधर थे, गुर्जर प्रतिहार गुजरात में। ठीक है, जिन्होंने त्रिपक्षीय गुर्जर प्रतिहार नहीं लिया था ना त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके ध्रुव था, चालुक्य वेदी, चालुक्य वंश का, गुर्जर प्रतिहार भी थे, हाँ ये भी थे। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज को जीतने के लिए, उसमें उसने जो है मतलब वो शामिल हुआ था, गुर्जर प्रतिहार शामिल हुए थे। तो फिलहाल कर्पूर मंजरी उनकी रचना है। ठीक है, हर्षवर्धन की नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में चला गया? तो आपके जो है इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मराठा नेतृत्व वो ताराबाई के हाथों में था। किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? मतलब यहाँ जो कॉलेज दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले आपके किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज की हुई कलकत्ता में, दिल्ली कॉलेज की, मेयो कॉलेज की, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज कैलकटा। इनमें सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई है वो है हिंदू कॉलेज कैलकटा में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल। देखिए लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि नक्की राजस्थान में है। ठीक है, और आपके कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। और जो आपके पुलिकट हो जाएगी, पुलिकट जो है वो तमिलनाडु, मैंने आपको बताया ना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट। तो इसमें केवल एक ही सही आंसर है, बाकी सब गलत है। आपको सही सुमेल करना है तो वो है आपके कोलेरू। ठीक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल ठीक है, बाकी ये सब गलत है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नक्की कहाँ है? राजस्थान में है। और पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु मेन तमिलनाडु में है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बाउंड्री वो आंध्र प्रदेश की भी टच करती है। कोलेरू पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मतलब अपने पॉल्यूटेंट के कारण कौन सी नदी कहलाती है? आपके जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको जाएगा दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन आपके मुंबई हाई, जो मुंबई हाई क्षेत्र है वहां से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, डोडा बेटा आपके नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था?
किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। और लेटेस्ट अभी जो है करंट में आ जाएगा आपके चिपको आंदोलन के प्रणेता जिनकी मृत्यु हुई है। कब हुई उनकी मृत्यु वो आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी की, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क किन प्रोडक्ट्स के ऊपर दिया जाता है? जो आपके पर्यावरण के मित्र होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट देखिए, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है भारत में? देखिए, धारणीय विकास मतलब जिसमें आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें मतलब वर्तमान की जरूरतों के साथ साथ फ्यूचर्स की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाए, तो इसके लिए मतलब ये बहुत ही सेंसेशनल है, ठीक है। तो इसमें आपकी कौन सा जो है ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रखता है वो जाएगा आपकी कोयला। कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन? हो जाएगा आपके इसमें कोयला, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये मैप मैंने इसलिए लगाया है थोड़ा सा आपको बताने के लिए। ये देखिए, ये जो है ये आपके वेस्टर्न घाट है स्टूडेंट्स, और ये आपके ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे क्या है? ईस्टर्न घाट है। ये दोनों घाट जहाँ पे आके मिलते हैं वहाँ पे है आपके नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही हैं, ठीक है, जिसमें आपके ऊटी जो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वो आपके नीलगिरी पर्वत पे ही है। और लास्ट में, भारत के सबसे लास्ट में, यहाँ पे पूछा जाता है सबसे लास्ट में है भारत में कार्डेमम पहाड़ियाँ। भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियाँ भी आपसे पूछी जाती हैं, वो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में आती हैं, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि ये 9 जो राज्य हैं ये भारत के क्या करते हैं? तटरेखा मिलाते हैं। तो टोटल आपको उसको याद कर लेना है। और भारत की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो आपको याद करनी है, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक की, तो 3214 किलोमीटर्स है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपके ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये है आपके 2933 किलोमीटर्स। तो ये आपको सब याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी में। क्लियर है? चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट एंड शेयर करके आप बताएंगे ही। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए। नेगेटिव मार्किंग है तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जो नहीं आता है उसको बिल्कुल छोड़ देना है, जो डाउटफुल है उस पर बिल्कुल डाउट लेना ही नहीं है, क्योंकि इससे आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/3 समथिंग और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।